हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय रंजीत। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। अभी हम मैकेनिक्स पर ही है। ठीक है, मैकेनिक्स का ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, मैकेनिक्स के सेक्शन का हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। मैकेनिक्स के सेक्शन में आज हम कुछ थोड़ी सी स्पेसिफिक और स्पेशल चीजें देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मास, डेंसिटी, वेलोसिटी और हमने वेट के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेट को देख रहे हैं कि वेट के चेंजेस कैसे होते हैं, चेंजेस इन वेट। ठीक है, वेट में कितने चेंजेस होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं और वेट कैसे चेंज करके लेकर आ रहा है चीजों को। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, उस हिसाब से जल्दी से हम यहाँ पर चीजों को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एक ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको हम क्या बात करेंगे, ये हमारी है लिफ्ट। ये हमारी क्या है, लिफ्ट है। चलो, ये हमारी क्या है, एक लिफ्ट है। अब कंडीशन क्या होती है कि लिफ्ट जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है। आपको पता ही होगा कि लिफ्ट का मोशन होता है ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। ठीक है, लिफ्ट आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ ले जाती है। ठीक है, दूसरे सेक्शन की तरफ ले जाना मतलब नीचे से वो ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाती है। अब इस कंडीशन में बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, इस कंडीशन में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी। लिफ्ट कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। फिर उसके बाद लिफ्ट क्या होगी, लिफ्ट यहां से जाएगी नीचे की तरफ, अपना डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेगी। तो पहले ऊपर जाने की कंडीशन को हम देखेंगे, फिर देन हम क्या करेंगे, नीचे जाने की कंडीशन को रिफर करेंगे कि वो नीचे जा रही है लिफ्ट। देखिए, यहाँ से लिफ्ट क्या होगी, नीचे जाएगी। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारी लिफ्ट क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो इन ऊपर नीचे जाने की कंडीशन में इसके साथ में क्या होता है और कैसे इसका मूवमेंट होता है वो हमको देखना है। ठीक है, वेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक लास्ट कंडीशन हो जाती है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, हम एक ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा हम इसको देखेंगे। इसका पर्टिकुलर वेट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, जिसका पर्टिकुलर क्या है, एक वेट हमको मिलता है यहाँ पर। ठीक, तो हर जगह ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ मिलेगा आपको, हर जगह ऑब्जेक्ट आपको रखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, हर जगह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये हमारी क्या है, लिफ्ट है। तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी, बस मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ। बस थोड़ा सा हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। ये हो गया हमारा सेक्शन पूरा कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं कि वेट इन अ लिफ्ट टॉपिक है हमारा क्या, वेट इन अ लिफ्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट इसमें इन अ लिफ्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने इतनी सारी चीजें इसके अंदर हमने जमाई है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन होती है कि हमको जाना है कहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ हम 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग में चल रहे हैं। ठीक है, अभी ग्राउंड फ्लोर पर है हमारी लिफ्ट। कहां पर है हमारी, ग्राउंड फ्लोर पर है। अब जैसे ही लिफ्ट यहां से मोशन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो लिफ्ट किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेंगे, दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा। दूसरी कंडीशन होगी ये लिफ्ट इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। मतलब जैसे ही ये मार्कर है, मार्कर को मैंने एकदम ऊपर की तरफ खींचा तो ये मार्कर मेरे को हल्का कुछ चंद समय के लिए भारी लगेगा। एक चंद समय के लिए, छोटे से समय के लिए ये मार्कर क्या लगेगा, मुझे भारी लगेगा। इट मींस जैसे ही सडनली लिफ्ट मोशन करती है अपवर्ड, लिफ्ट जैसे ही अपवर्ड मोशन करती है तो कंडीशन क्या बन जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो क्या हो जाता है, वेट इंक्रीज होता है। यहां पर इस कंडीशन को देखिएगा, यहां पर मैं अंदर कंडीशन लिखूंगा। तो जैसे ही लिफ्ट जस्ट अपवर्ड मोशन करेगी, लिफ्ट जैसे ही जस्ट अपवर्ड मोशन करेगी तो वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे ही सडनली अपवर्ड मोशन करेगी तो देन कंडीशन क्या बनेगी, हमारा वेट क्या हो जाएगा, हमको बढ़ा हुआ दिखेगा, वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन जब लिफ्ट अपनी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाएगी, है ना,
लिफ्ट क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाएगी। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, लिफ्ट की जो स्पीड है और जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। तो लिफ्ट की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारा वेट क्या दिखे लगेगा, वेट हमारा एक्चुअल वेट के बराबर होगा। ठीक है, हमारा वेट जो होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। मतलब यदि हम बात करें कि ये 5 kg का वेट है ना, ये जो वेट है कितना है, 5 kg है। ठीक है, और जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ चलती है तो ये 5.20 kg फील होगा। जैसे सडन लिफ्ट ऊपर चलती है तो मतलब लिफ्ट जैसे ही ऊपर की ओर जाती है, सडनली चलती है, तो आपको एक धक्का सा लगता है अंदर की तरफ। तो जो धक्का लगता है उसके कारण आपका वेट क्या होता है, नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है और आप सडनली ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऊपर जाते हुए जैसे ही आप पहुंचते हैं दूसरी तीसरी मंजिल के बाद और आपकी लिफ्ट एकदम बढ़िया से एक्सेलरेशन में आ जाती है, तो उस एक्सेलरेशन की कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारी कंडीशन एक्सेलरेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट का लिफ्ट के बराबर हो जाता है। लिफ्ट और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, बराबर होगा। इट मींस वहां पर वेट क्या होगा, वहां पर यदि वेट की बात करें तो वेट हमारा क्या हो जाएगा, बराबर, जो एक्चुअल वेट है इट मींस 5 kg, उसका वेट क्या फील होगा, 5 kg ही फील होगा। लेकिन जैसे ही सडनली है ना, सडनली लिफ्ट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जैसे ही लिफ्ट सडनली स्टॉप हो जाती है तो ऑब्जेक्ट वापस से इनर्शिया में रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में रहता है, इनर्शिया में रहता है। अब इनर्शिया की कंडीशन में ऑब्जेक्ट हल्का सा ऊपर की तरफ पुश होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, क्योंकि लिफ्ट तो रुक गई, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो किस तरफ पुश होगा, ऊपर की तरफ, तो इसका वेट आपको क्या फील होगा, थोड़ा सा कम होगा। वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा जब सडनली लिफ्ट एकदम से ऊपर की तरफ रुकती है। तो फिर हमको झटका लगता है कि सिर्फ ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेलरेशन में ही रहती है और लिफ्ट रुक चुकी होती है, तो हमारी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन में रहती है। इसीलिए हमको यहाँ पर क्या पड़े दिखेगा, वेट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे 5-20 हुआ था, यहाँ पर बराबर 5 था, तो यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे 4.90 kg यहाँ पर आपको वेट दिखेगा। 4.80 4.90 इतना वेट दिखेगा जब सडनली रुकेगी तो। ठीक है, अब आपको वापस नीचे आना है, आपका काम निपट गया। देन आप कहाँ आ रहे, लिफ्ट से वापस नीचे आ रहे हैं। तो जैसे आप लिफ्ट से नीचे जाते हैं, तो लिफ्ट से जैसे ही नीचे जाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, तो आप इनर्शिया में रहेंगे, किसमें, रेस्ट में। जैसे आप ऐसे खड़े हुए, ठीक है, और एकदम से लिफ्ट नीचे चलती तो हमको अंदर की तरफ एक धक्का लगता है। तो वो धक्का इसलिए लगता है क्योंकि लिफ्ट अचानक से नीचे गई और आपकी बॉडी किसमें, इनर्शिया में, एक जगह रेस्ट में है, और क्या हो जाता है, नीचे की तरफ लिफ्ट जाती है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सडनली डाउनवर्ड, लिफ्ट कहां जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ। देन ऑब्जेक्ट के साथ कंडीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, कम लगेगा। जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, कम हमको फील होगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट हमारा फिर से चेंज हो जाएगा, 4.90 kg। कितना भी मान सकते हैं, हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है एक ऑब्जेक्ट को रखकर। ठीक है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाती है। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म एक जैसा एक्सेलरेशन चलता रहता है, तो ऑब्जेक्ट भी सेम एक्सेलरेशन के अंदर आ चुका होता है। ऑब्जेक्ट भी सेम एक्सेलरेशन में होता है। यदि ऑब्जेक्ट फिर से सेम एक्सेलरेशन में है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, जो उसका एक्चुअल वेट है, मतलब 5 kg। एक्चुअल वेट कितना है उसका, 5 kg। लेकिन जैसे ही लिफ्ट सडनली क्या हो जाती है, रुक जाती है, देन ऑब्जेक्ट किस में आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन में। जैसे ऑब्जेक्ट रुक जाता है, ठीक है, लिफ्ट रुक जाती है, तो ऑब्जेक्ट अभी भी नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। तो जैसे लिफ्ट रुकती है तो हमको ऐसा नीचे की तरफ एक झटका लगता है। जैसे हम नीचे की तरफ एक झटका फील करते हैं, इट मींस हम इनर्शिया में है और इनर्शिया में ऑब्जेक्ट जाना चाहता है नीचे, लेकिन लिफ्ट उसको रोक लेती है उसी जगह पर। जैसे ही रोक लेती है तो सडन क्या हो जाए, स्टॉप। ठीक है, लिफ्ट क्या हो जाए, सडनली एकदम स्टॉप हो जाए, तो कंडीशन क्या बनेगी, हमारा वेट क्या फील होगा, हमको बढ़ा हुआ दिखेगा, 5.20 kg। थोड़ा सा वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिफ्ट के सडनली ऊपर चलने से या लिफ्ट के सडनली नीचे की तरफ आते हुए रुकने से वेट बढ़ेगा। जैसे यहां पर वेट बढ़ेगा तो यहां पर भी कंडीशन किसकी आ जाएगी, यहां पर भी हमारा वेट बढ़ेगा। ठीक है, यहां पर वेट कैसा रहेगा, बराबर रहेगा।
यहाँ पर भी वेट कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन क्या हो जाती है, जैसे ही कंडीशन होती है हमारी लिफ्ट रुकती है ऊपर की तरफ जाकर, जैसे ही लिफ्ट हमारी क्या हो जाएगी, सडनली रुकेगी, तो हमारा वेट हमको क्या फील होगा, हमारा वेट कम फील होगा। यहाँ पर भी एकदम अचानक से लिफ्ट चल देती है तो वेट क्या होगा, हमारा कम फील होगा, है ना। तो ऊपर वाली दोनों कंडीशन वेट कम हो रहा है, नीचे वाली दोनों कंडीशन पे वेट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और आ जाती है यहाँ पर, एक कंडीशन और हमारी यहाँ पर आती है कि यदि ऐसा होता है ना, यदि ऐसी एक कंडीशन बनती है जिसमें क्या होता है, अचानक से डोरी टूट ही जाती है ना, अचानक से डोरी क्या हो जाती है, टूट जाती है, और लिफ्ट अचानक से फ्री फॉल करने लगती है। लिफ्ट कैसी हो जाती है, फ्री फॉल, सीधे नीचे की तरफ आने लगती है, गिरने लगती है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, हम क्या करने लगेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, जो अंदर की तरफ रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, सीधा नीचे की तरफ ऐसा गिरेगा। तो ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एकदम स्पेस में आ जाएगा। स्पेस में इट मींस वो क्या हो जाएगा, जीरो ग्रेविटी फील करेगा, ठीक है। यदि हम बात करें कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इसी के अंदर रखा हुआ है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट की, यदि लिफ्ट क्या हो जाती है, लिफ्ट का वायर ब्रेक हो जाता, वायर क्या हो जाता है, ब्रेक, ठीक है। वायर जैसे ब्रेक होता है तो लिफ्ट क्या हो जाएगी, फ्री फॉल। फ्री फॉल की कंडीशन में जैसे आएगी तो लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगेगी। जैसे ही लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगेगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट क्या हो जाएगा, ये जीरो फील होगा, वेट जीरो फील होगा, और उसको ऐसा लगेगा कि हम कहां पर है, स्पेस में है ना, हम कहां पर है, स्पेस में है, क्योंकि लिफ्ट सडनली क्या हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। तो देन ये ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी ऐसी बीच में, वेट इसका क्या फील होगा, जीरो, और ये ऑब्जेक्ट ऐसा बीच में ही लटका हुआ दिखेगा। देखो यहाँ पर सब जगह ऑब्जेक्ट अभी रखा हुआ है, ठीक है, और सब इधर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एकदम फ्री फॉल कंडीशन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और आती है, बस एक लास्ट कंडीशन हमारी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है कि लास्ट कंडीशन क्या हो जाती है कि यदि इसको ध्यान से समझना, यदि इसको ध्यान से समझ गए अपन तो फिर हमारा काम डन हो जाएगा, है ना, हमारी मेहनत साकार हो जाएगी जो आपने समझी, ठीक है। तो यहां पर हम एक लास्ट पोजीशन को लेकर चलते हैं। यदि जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट जो है वो नीचे ही आ रही है, लिफ्ट किस पोजीशन पे आ रही है, नीचे की तरफ आना चाह रही है ना, और लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। अब लिफ्ट जब तेजी से नीचे की तरफ आएगी तो कंडीशन क्या बनाएगी, लिफ्ट यदि तेजी से नीचे की तरफ आएगी तो कंडीशन क्या बनाएगी, यदि लिफ्ट का नीचे आने का, है ना, लिफ्ट जो नीचे आ रही है हम ऐसा लिख देते हैं लिफ्ट डाउन, और किस स्पीड से नीचे आ रही है, वो लिफ्ट जो स्पीड से नीचे आ रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लिफ्ट जिस स्पीड से नीचे आ रही है वो किससे ज्यादा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिफ्ट को नीचे खींच रहा है उससे ज्यादा है, ध्यान रखे, ठीक है। मतलब अभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ही आ रही है ना, उससे कम फोर्स पर आ रही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा, जैसे आप किसी बाल्टी को क्या करते हैं, धीरे 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 क्या करते हैं, नीचे छोड़ते हैं, है ना, बाल्टी को धीरे धीरे नीचे खींच छोड़ते हैं। तो क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कुएं में बाल्टी को धीरे धीरे नीचे खींचता जा रहा है, इसलिए आप धीरे धीरे रस्सी को छोड़ते जा रहे, छोड़ते जा रहे, छोड़ते जा रहे हैं, और वो रस्सी नीचे चली गई, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि आपने एकदम से बाल्टी को, रस्सी का एकदम गुच्छा लिया और एकदम ऐसे बाल्टी को छोड़ दिया, ठीक है, और आखिरी छोर रस्सी का ऐसा पकड़ लिया और बाल्टी को पूरी रस्सी के साथ में क्या कर दिया, अंदर की तरफ फेंक दिया। तो अब जैसे ही बाल्टी तेजी से नीचे जाएगी, आपने बाल्टी को क्या उसको बाल्टी को एकदम थ्रो कर दिया नीचे, तो बाल्टी ग्रेविटेशनल पुल जिस स्पीड से खींचता है उससे तेजी से जाएगी। यदि उससे तेजी से जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां चले जाएगा, ये इसके छत पर चिपक जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को याद रखें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कहां बता रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी कहां पर है, यहां नीचे है, जिसमें जैसे ही बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, फिर वेट बराबर रहेगा, वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ऊपर जैसे ही जाएगा, एक झटका लगेगा ऊपर की तरफ तो इसलिए वेट कम हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मोशन, ठीक है। देन यहां पर क्या हो जाएगा, जैसी लिफ्ट नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेट कम होगा, देन लिफ्ट यहां पर बीच में रहेगी, एक्सेलरेशन बराबर रहेगा, देन लिफ्ट क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, एकदम लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा, वेट हमको ज्यादा लगेगा, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। और एट लास्ट क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल की कंडीशन में क्या बन जाएगा,
ये ऑब्जेक्ट एकदम जीरो ग्रेविटी में होगा, है ना, ये इसका है ना, ये याद रखिएगा, ये इसका है ना, ये जीरो वेट फील करेगा। लेकिन यहां पर क्या फील करेगा, उसका वेट वो फील तो क्या करेगा जीरो, लेकिन वो कहां चिपक गया, छत पर। सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि जब लिफ्ट ऐसी गिरेगी नीचे तो क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स पर नीचे की तरफ जाएगी तो देन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, छत पर चिपक जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेट इन अ लिफ्ट। किसी ऑब्जेक्ट का लिफ्ट में वेट बोलते हैं। इसको एकदम पूरी तरीके से देख लीजिए, इसको पूरी तरीके से परख लीजिए और सामने की तरफ देखिए, ये पूरा डायग्राम है, सब कंडीशन उसके अंदर आपके सामने लिखी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेक्शन में। नेक्स्ट वाला हमारा जो सेक्शन है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पर, वर्क पर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन को हम देख लेते हैं, क्या, वर्क। तो वर्क अल्टीमेटली होता क्या है, ठीक है, फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन ए पर प्लेस्ड है। ठीक है, इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे, एक बेसिक फोर्स हम अप्लाई करेंगे। ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, देन ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा और मोशन में आने के बाद अपनी प्लेस चेंज कर देगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस बी पर आ जाता है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो कंडीशन हमको सीधे सीधे साफ पता चल रही है कि यदि कोई किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे देन वो अपनी प्लेस चेंज करेगा। ठीक है, और उसमें जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, वर्क डन हो गया। ठीक है, तो वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो फिजिक्स मानता है, साइंस मानता है, ठीक है, फिजिक्स वाली बात मानते हैं, ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए तो ही हम उसको वर्क बोलेंगे, है ना। हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। ठीक है, तो कंडीशन यदि हम सिंपल सी बात करें कि वर्क क्या है, ठीक है, तो कंप्लीट एनी एक्टिविटी, कंप्लीट एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड दी वर्क। कंप्लीट एनी एक्टिविटी, कंप्लीट एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को आप कंप्लीट कर दो। जैसे मैंने क्या करा, लिख कर खत्म कर दिया, तो मैंने एक काम करा, ठीक है, तो हमने उस एक्टिविटी को क्या कर दिया, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्या करा, धक्का लगाया और एक धक्का लगा के ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने उस एक्टिविटी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाता है, टू कंप्लीट एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड दी वर्क। ठीक है, ये वर्क हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं, डिस्प्लेस एनी ऑब्जेक्ट by applying फोर्स। ठीक है, बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करके क्या कर देना, उसकी प्लेस चेंज कर देना ही क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। या फिर हम बोल देंगे कि डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कुछ भी आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्क ही है। आपने क्या कर दिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया, इट मींस आपने एक वर्क कंप्लीट करा। जैसे टू कट अ वुड, उसके बाद वॉक, जैसे हमने कुछ काम करते हैं, किसी के शिफ्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे जो किसके अंदर आ जाएंगे, वर्क के अंदर आ जाएंगे। तो वर्क के मतलब बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने हो सकते हैं कि किसी भी चीज को शिफ्ट करना, किसी भी चीज को उठा के रखना। ठीक है, तो हम इसको वर्क को कैसे ले सकते हैं, यदि वर्क को हम बात करें W इजिकल टू, ठीक है, तो वर्क है, तो वर्क में क्या लग रहा है, सबसे पहले फोर्स की रिक्वायरमेंट है और दूसरी चीज क्या है, हमको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज मैंने आपको शुरुआत में जब स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज बताई थी, है ना, तब मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मिल जाती है, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज साथ में कंबाइन हो जाती है, तो वेक्टर क्वांटिटी सामने वाली क्वांटिटी को क्या बना देती है, स्केलर बना देती है। तो देखो, ये भी फोर्स भी वेक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर इसको क्या बना देगी, स्केलर। तो
वर्क कैसी प्रॉपर्टी होती है, वर्क जो है वो है कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ठीक है, वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट यदि हम निकाल के लाएंगे, ठीक है, एसआई यूनिट निकाल के आएंगे तो हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं, ठीक है, तो फोर्स को किस में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम फोर्स को बोलते हैं कि फोर्स हमारा किस में आता है, न्यूटन। फोर्स हमको किस में लेते हैं, न्यूटन में, और डॉट ये किस में, डिस्प्लेसमेंट किस में लेते हैं, मीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। ठीक है, हम इसकी यूनिट क्या ले लेते हैं, न्यूटन मीटर, या फिर हम इसकी यूनिट क्या बोल सकते हैं, जूल, है ना, इसकी यूनिट, या इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, जूल, है ना, न्यूटन मीटर, या फिर इसकी यूनिट हो जाएगी क्या हमारी, जूल हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको एक जूल वर्क देखना पड़ेगा, है ना, एक जूल वर्क क्या हो जाता है ना, सिंपल 1 जूल वर्क। ठीक है, 1 जूल वर्क क्या होता है, 1 जूल वर्क। ठीक है, 1 जूल वर्क हमारा होता क्या है, तो 1 जूल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, देन इट इज द कंडीशन ऑफ 1 जूल। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखें कि 1 जूल क्या होता है, व्हेन वी अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, देन द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर direction of the force in 1 meter, in direction 1 meter is called the 1 joule force। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन हमारे सामने आ जाती है, तो ये हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो वर्क जो हो सकता है कि वो क्या हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है ना, वर्क पॉजिटिव, वर्क की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, वर्क क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वर्क क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है ना। अब सिंपल सी कंडीशन के बारे में यदि बात करेंगे तो सबसे पहले, है ना, डायरेक्ट पॉजिटिव वर्क के बारे में बात करते हैं, तो पॉजिटिव वाला हमारा वर्क क्या होता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट, है ना, पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन प्लस ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, है ना, इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क में आ जाएगा। वो कंडीशन किस में आ जाएगी, पॉजिटिव वर्क में आ जाएगी। मतलब फोर्स का डायरेक्शन, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्लस उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों ही क्या हो, सेम हो। मतलब हम जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव वर्क को करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, है ना, सिंपल सा एग्जांपल, यदि हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, पॉजिटिव का एग्जांपल हम यहां पर देते हैं। देखिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, यदि कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, अप टू डाउन मोशन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, अप टू डाउन मोशन कर रहा है, तो ये कंडीशन किसकी बन गई, ये कंडीशन किसकी बन गई कि दोनों डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ, फोर्स भी किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, और ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस होता हुआ क्या आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। यदि दोनों डायरेक्शन सेम है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव वर्क में है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव वर्क में है। लेकिन एक और कंडीशन देखो मैं कंफ्यूज करूंगा आप लोगों को, है ना, और कंफ्यूज होना एकदम जरूरी भी है ना, कंफ्यूज होने की कंडीशन आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि यदि कंफ्यूज नहीं होंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे तो सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। ठीक है, आगे जाकर एग्जाम्पल पर ही बनना है। ठीक है, ये है हमारा एक वेल, कुआं। ठीक है, कुएं के आजू बाजू आपने देखा है कि वो लगी रहती है ना, आपने चीजें देखी होगी कि कुएं के आजू बाजू एक घिरनी लगी रहती है, जिसके बेस पर एक पुल्ली लगी रहती है, जिसके बेस पर ही क्या किया जाता है, अंदर से बाल्टी को खींचा जाता है, ये लगी हुई है। ठीक है, अब इससे हमने क्या करा, एक रोप डाली और बाल्टी को क्या करा, नीचे की तरफ हमने छोड़ दिया।
ये हमारी बाल्टी हो गई, ये बाल्टी हमारी बंधी हुई है, ठीक है, अंदर की तरफ पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जब पानी भर जाएगा, ठीक, अब दो कंडीशन होगी। अब दो कंडीशन यहां पर देखो, है ना, सिंपल सा समझना कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें हम क्या बताएंगे, एक ही साथ बताएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहले हमने बात कर ली थी किस चीज की, पॉजिटिव वर्क कैसे होगा, वर्क हमारा पॉजिटिव कैसे डिनोट होगा। वर्क को पॉजिटिव बताने के लिए हमको क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमको देखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसके बिहाफ में वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव हमारा शो होगा। तो यहां पर देखो, यदि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राजू पप्पू छोटू गुड्डू यहां खड़े हुए हैं और ये रस्सी को खींच रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स, ये एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, इनने जैसे ही रस्सी को इस तरफ खींचा तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, इसी तरफ है, और ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरफ हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है ना। फोर्स का डायरेक्शन क्या है, जिस तरफ हम रस्सी को खींच रहे हैं, हम खींचते जा रहे हैं, तो जिस तरफ डायरेक्शन में खींच रहे हैं उसी डायरेक्शन में तो ये ऊपर आ रहा है ना। यदि हम कुएं में ऐसा झांक कर नीचे खड़े हो जाए और ऐसे 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 रस्सी को खींचे तो क्या हो जाएगा, आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो तो क्या बाल्टी ऊपर ही तो आ रही है, ठीक है। तो फोर्स ऊपर लगाया, बाल्टी भी ऊपर ही आ रही है, बाहर आ रही है, तो फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम ही तो है। फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कंडीशन बोल देंगे किसकी, वर्क की कंडीशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अभी मैं पॉजिटिव के एग्जांपल ही बता रहा हूं, ठीक है। देन दूसरी कंडीशन में आ जाते, दूसरी की बात करें कि नेगेटिव, हम यहां पे बात करते हैं किसकी, नेगेटिव, ठीक है। तो फोर्स, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन प्लस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये क्या हो, ये डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा हो, ठीक है। तो ही वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर से एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब देखो यहीं पे मैं नेगेटिव भी बताता हूं, है ना, मैंने आपको बोला था कि मैं कंफ्यूज जरूर करूंगा, तो उस हिसाब से एक और बंदा है, ठीक है, एक बंदा और है जो यहां से कुएं से बाहर पानी खींच रहा है, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, यहाँ पर एक नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी बाल्टी यहाँ लटकी हुई है, दोनों की बाल्टी सेम लोकेशन पे सेम कंडीशन में लटकी हुई है, यहाँ से रस्सी है, ठीक है, और ये हमारा बाबूड़ा खींच रहा है, ठीक है। ये जब खींच रहा है तो कंडीशन क्या हो रही है कि बाल्टी तो ऊपर जा रही है, ठीक है, फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, लेकिन एक फोर्स और अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एक फोर्स और अप्लाई हो रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाल्टी को नीचे खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, बाल्टी को नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन आप किस तरफ खींच रहे हो, ऊपर की तरफ। ग्रेविटेशनल नीचे खींच रहा है, बाल्टी को ऊपर खींच रहे हैं, और बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, तो कंडीशन किसकी बन गई, नेगेटिव एक्सेलरेशन की, सॉरी नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं, नेगेटिव वर्क की हो गई। जैसे जमीन पे एक पत्थर पड़ा हुआ है, जैसे ये मार्कर है, सिंपल सी बात करें, ये मार्कर मेरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, अब इस मार्कर को मेरे को उठाना है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको नीचे खींच रही है, लेकिन जैसे ही मैं इस मार्कर को ऐसे ऊपर उठाता हूं तो कंडीशन क्या हो गई कि मैंने वर्क करा ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो कंडीशन क्या हो गई, ये नेगेटिव वर्क हो गया। वर्क की समझना है ना, कभी मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो हम वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, यदि मैं दोनों फोर्स को देखो, दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो मैं लगा रहा हूं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, यदि ऑब्जेक्ट को उठाते हुए मेरा फोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस मार्कर को नीचे की तरफ खींच रहा है, कहां खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन मैं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से उठाकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं भी तो एक फोर्स लगा रहा हूं और ये मार्कर पर नीचे भी फोर्स लग रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, क्योंकि मैं खींच लूंगा ऊपर, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो ये दो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव वर्क, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, तीसरी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, लास्ट में जीरो वर्क के, लास्ट वाली कंडीशन किसको, हम जीरो वर्क की कंडीशन को हम क्या कर देते हैं, फुलफिल करते हैं। अब हम बताते हैं कि जीरो वर्क क्या होता है। जीरो वर्क मतलब क्या हो जाता है, जब क्या हो जाता है, फोर्स और मोशन
फोर्स और मोशन दोनों क्या हो जाते हैं, एकदम परपेंडिकुलर हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर चलते हैं। जैसे अभी तो हमने मार्कर को उठा रहे थे, धर रहे थे, अब मैं क्या करता हूं, मार्कर को सिर पे रख लेता हूं और चलता हूं। और यदि मैं चल रहा हूं तो क्या है, कोई वर्क हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स तो कैसा लग रहा है, वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, प्लस मे बी ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, तो ये कोई वर्क नहीं होगा। इट मींस जब कोई कूली एक बैग को लेकर अपने सिर पर चढ़ता है और वो एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह पर सामान को रख देता है, इट मींस उसने कोई वर्क नहीं करा, वर्क डन इज जीरो। बट वर्क तो हुआ ना, उसने मेहनत करी, आपने देखा कि सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले गया बेचारा, ठीक है, तो आप उसको पैसे तो देंगे। या तो आप साइंस को यूं तो नहीं बोलेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग आपने तो कोई वर्क नहीं करा, हम तो पैसे नहीं देंगे, ठीक है, फिर मार कुटाई हो जाएगी वहां पर, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि जैसे मैंने जो कपड़े पहन रखे, ठीक है, अब वो मेरी बॉडी के ऊपर ही है ना, तो इस हिसाब से तो क्या मैं इनको उठा के चल रहा हूं? हाँ, मैं इन कपड़ों को, इन सब चीजों को क्या कर रहा हूं, उठा के चल रहा हूं, और ये सब मेरे साथ ही चल रहे हैं, ठीक है, इनका डिस्प्लेसमेंट मेरे साथ ही हो रहा है। तो क्या वर्क नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है, वर्क तो हो रहा है, लेकिन साइंस इसको नहीं मानता है, क्योंकि वो मेरे साथ ही चल रहे हैं। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं या फिर उसके पॉजिटिव में काम कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में काम कर रहे हैं या नेगेटिव में काम कर रहे हैं, तो ही वर्क डन यहाँ पर बोलता है। नहीं तो ये वर्क डन क्या मानेगा, जीरो बोलेगा, है ना। हम किसी भी चीज को उठाकर कहीं पर भी दूसरी जगह ले जाएं, बहुत दूर ले जाए और वहां पर रख दे, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो होगा। जैसे कूली का एग्जांपल सबसे अच्छा है, उसी को दिमाग में रखे कि कूली ने एक बैग उठाया और सिर पे रखा और वो ले जाकर कहीं दूसरी जगह रख देता है, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये हमारे तीनों वर्क डन हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो भी काम हम करते हैं वो सब क्या है, वो सब वर्क ही है ना। हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर क्या लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, ठीक है। वर्क करने के लिए अब हमको क्या चाहिए, पावर की रिक्वायरमेंट है, तो इट मींस हमारा अगला क्या हो जाएगा, ठीक है, हमको चाहिए होगी क्या, एनर्जी बाद में देखेंगे, पहले पावर देखेंगे, ठीक है। हमको क्या चाहिए होगी, उसके लिए पावर चाहिए होगी, ठीक है। तो अब पावर बोल दो या फिर एबिलिटी बोल दो, दोनों ही चीजें क्या है, सेम हो जाती है ना। कि किसी काम को करने के लिए, सिंपल सा बताते हैं कि किसी काम को करने के लिए जो हमको क्या चाहिए रहती है, एबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन अब हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, यूनिट टाइम है ना, इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा, टाइम ऐड हो जाएगा। इसके अंदर कंडीशन किसकी आ जाएगी, यूनिट, ठीक है। किसी यूनिट टाइम इंटरवल में, किसी यूनिट टाइम इंटरवल में जो हमारा वर्क डन होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, हमारी पावर बोल देते हैं, है ना। यूनिट टाइम इंटरवल में जितना भी वर्क डन होता है उसी वर्क डन को हमारी पावर कहते हैं, ठीक है। यूनिट टाइम इंटरवल में तो हो गया, ठीक है। उसके अलावा पर सेकेंड जो हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, पर सेकेंड हम जितना भी वर्क करते हैं उसी को भी हम क्या बोलते हैं, पावर ही बोलते हैं हमारा, ठीक है। तो मतलब जैसे वो क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स में, है ना, मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं कि 4 लोग एक काम को, है ना, एक काम को 2 दिन में करते हैं, तो कितने, 2 लोग, 2 बच्चे और 1 आदमी मिलकर इस काम को, एक ही काम है, इसको कितने दिन में करेंगे। तो ये क्या है, ये उनकी वर्क की कंडीशन ही तो है कि उनकी पावर पूछना चाह रहा है, वो पावर ही निकालना चाह रहा है कि वो पावर को कैसे डिनोट कर पा रहे हैं, अरे किसके पास कितनी पावर है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं कि ये 2 बच्चे कितना काम करते हैं, ये आदमी कितना काम करता है, ठीक है। पहले हम यहां से निकालेंगे आदमी कितना काम करता है, तो आदमी का काम हम इसमें से बाहर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या बचेगा, जितना काम बचेगा वो बच्चे कर सकते हैं, बच्चे उनको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 बच्चे हैं तो जो भी काम निकलेगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो उनकी पावर पता चल जाएगी, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम इंटरवल में हम जितना वर्क कंप्लीट करते हैं वही हमारी क्या होती है, पावर, ठीक है। तो पावर इट मींस छोटी सी कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम करने की दर को, कि हम किस रेट से काम कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति 5 दिन में, एक व्यक्ति 5 दिन में एक वॉल को बना देता है, ठीक है। तो 2 व्यक्ति, है ना, 2 व्यक्ति 7 दिन में एक वॉल को बनाते हैं। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है ना, 2 व्यक्ति 7 दिन में एक वॉल को बना रहे हैं और एक व्यक्ति 5 ही दिन में एक वॉल को बना दे रहा है, तो मतलब इसकी इफिशियंसी ज्यादा अच्छी है क्योंकि एक ही व्यक्ति 5 ही दिन में कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये 2 व्यक्ति मिलके 7 दिन में, मतलब क्या है, ये मट्ठागिरी कर रहे हैं, है ना, ये आपके जैसा काम कर रहे हैं कि ठीक है यार आज नहीं पढ़ते,
ठीक है, तो ये मट्ठागिरी वाले काम है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, इसकी पावर क्या है, ज्यादा है, इसकी पावर क्या है, कम है ना, इनकी पावर क्या है, ज्यादा है, दूसरे की पावर क्या हो जाएगी, कम है। ठीक है, वैसे ही जैसे हम किस चीज की बात करते हैं, जैसे हमारा वर्क होता है, ठीक है, तो हम पावर को कैसे निकालते हैं, वैसे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वर्क। ठीक है, वर्क किस ब्याज में कर रहे हैं हम, टाइम में कर रहे हैं, तो हम कर लेंगे नीचे टाइम। ठीक है, तो वर्क हमने जो करा और टाइम हमको जितना लगा, तो उस हिसाब से हमारी क्या निकल जाएगी, पावर। ठीक है, ये भी हमारी पावर निकल जाएगी। अब ये भी एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, ये एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जितने टाइम इंटरवल में जितना हम वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, जितने टाइम इंटरवल में जितना टाइम हम कंप्लीट कर लेते, सॉरी वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, हमारा पावर बोलेंगे। ठीक है, अब इसको किस में मेजर करते हैं, जूल में। वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। ठीक है, किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो हम क्या बोलेंगे, जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, जूल सेकंड इनवर्स, यही क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है। और पावर को हम किस में मेजर करते हैं, वॉट, यही क्या होता है, वॉट होता है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी वैल्यू है, जो क्या है, वॉट है। ठीक, सिंपल सी बात करेंगे, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में जितना हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, उसी को हम किस में डिनोट कर देंगे, पावर। जैसे आप क्या करते हैं, जिम जाते हैं, ठीक है, जिम जाते हैं तो आप सबसे ज्यादा इंस्पायर किस चीज से होते हैं, पता है, कि वहां पर एक बंदा होता है जिसकी बॉडी शॉडी एकदम शानदार होती है। ठीक है, तो वो अच्छा खासा वेट उठा रहा होता है। ठीक है, और आप जैसे ही जाकर उससे इंस्पायर होते कि यार हम भी अच्छा खासा वेट उठाए और हमारे भी तगड़े सगड़े डोले शोले एप्स वैप्स बन जाए। ठीक है, तो वो हमसे हो नहीं पाता है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हम वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, उतना काम हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि वो 10 किलो के डंबल से लगा रहा है, लेकिन आपने जैसे 10 का डंबल उठाया तो आपसे ज्यादा उठा नहीं। ठीक है, वो लगाता है 20-20 के सेट और आप लगा रहे हैं 2-2, 5-5 के सेट, तो इससे कोई भी काम नहीं बन रहा है। इट मीन्स उसके पास क्या है, पावर ज्यादा है, उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, पावर ज्यादा है, वो पावर का ज्यादा यूज कर पा रहा है। इट मीन्स वो टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा वर्क कर सक रहा है ना, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में वो क्या कर सक रहा है, ज्यादा काम कर सक रहा है। जैसे सिंपल सी बात करें, एग्जाम में, एग्जाम का टाइम होता है, तो एग्जाम के टाइम पर आपकी सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है कि आप पेपर पूरा नहीं कर पाते, आपका पेपर छूट जाता है। तो पेपर छूटने वाली कंडीशन क्या है, क्या वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उतनी पावर नहीं, आपका थोड़ा हाथ दुखेगा, फिर आपका दिमाग चलना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन सबसे अच्छी है ना, कि दिमाग चलना भी बंद हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ब्लैकआउट हो जाएंगे, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, बिल्कुल भी एक रत्ती भर भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि आपने करी क्या, मट्ठागिरी, ये कारण से। ठीक है, 2 दिन में 7 कंप्लीट करा और 2 दिन में 5 ही कंप्लीट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारी पावर ही है, तो हमारी पावर कम है, इसीलिए हम क्या कर पा रहे हैं, किसी चीज को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, है ना, हमारे को टाइम लग रहा है उस चीज को करने के लिए। जैसे एक दिन में आप क्या कर लेते, 50 पेज पढ़ते, ठीक है, लेकिन एक बंदा है एक दिन में क्या हो जाता है, पूरा टॉपिक पढ़ लेता है, मतलब 60-70 पेज का एक टॉपिक पूरा निपटा देता है, और एक टॉपिक को आप 2 दिन में कंप्लीट करते हो, मतलब उसकी पावर अच्छी है, मतलब उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क ये ज्यादा है, इसीलिए वो क्या कर पा रहा है, ज्यादा काम कर पा रहा है एज कंपेरेटिवली यू। ठीक है, चलिए, तो यही हो जाती है पावर। पावर वर्क पर ही बेस्ड है पूरी तरीके से, वर्क होगा तो ही आपकी पावर के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देन आ जाता है हमारे पास एनर्जी। देन हमारे पास कंडीशन आ जाएगी किसकी, एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, काम करने के लिए जो फैक्टर रिक्वायर्ड होगा, द रिक्वायर्ड फैक्टर टू डू एनी वर्क इज कॉल्ड दी एनर्जी। ठीक है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इट मीन्स या तो मैं चाय पी के आया हूं, या तो मैं नाश्ता करके आया हूं, या मैंने अच्छा खासा खाना खा रखा है, देन मेरे पास सफिशिएंट एनर्जी है, देन इसी एनर्जी के साथ में मैं पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है, या फिर मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर 5 से 6 बज जाती है शाम को और आप एकदम वही एनर्जी से पढ़ा रहे होते हैं, क्या आप रिवाइटल लेते हैं? नहीं, रिवाइटल नहीं लेते, हम उसी एनर्जी के साथ में, हमारा इंटरेस्ट है बहुत शानदार तरीके से ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो क्या चीज है हमारे पास, एनर्जी है ना, क्योंकि हमको यहाँ के समोसे बड़े पसंद है, समोसा हमारी एनर्जी को बढ़ाएगा, हम समोसा और चाय पर जिंदा है और उसी का काम हम मस्त लेते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाती है, एनर्जी। किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू कंप्लीट एनी वर्क इज कॉल्ड दी एनर्जी। ठीक है,
ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या हो गया, आपकी एनर्जी हो गई। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, है ना, सिंपल हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट यही पड़ा हुआ है इनर्शिया में, यही ऑब्जेक्ट यहीं पर पड़ा हुआ है क्या, इनर्शिया में। जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देंगे, फोर्स अप्लाई नहीं कर देंगे, यदि हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा क्या, नहीं, किसी भी टाइप का मोशन इसमें नहीं होगा। जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, इट मींस हमको फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, किसी ना किसी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फोर्स अप्लाई करने के लिए किसी ना किसी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो ही एनर्जी हमको मिल जाएगी यहीं से। ठीक है, जैसे ये एक क्या है, बलून है, इसको हम बोल देते हैं क्या है, एक बलून है। अब बलून ऐसे सरफेस पर पड़ा हुआ है, बलून क्या है, सरफेस पर पड़ा हुआ है। अब सरफेस पर पड़ा हुआ बलून कब शिफ्ट होगा, जब यहां पर विंड एनर्जी आएगी। विंड एनर्जी जैसी आएगी, ठीक है, विंड एनर्जी जैसी आएगी, वो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी, देन बलून क्या हो जाएगा, ऐसा उड़ने लगेगा। तो विंड भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी अप्लाई करेगी, उसमें भी क्या है, मोशन है ना। पार्टिकल्स मोशन करते हैं, पार्टिकल मोशन करते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे पार्टिकल मोशन करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो देन ऑब्जेक्ट में होती है शिफ्टिंग। ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, अपनी प्लेस को शिफ्ट कर लेते हैं, तो यही क्या हो जाती है, हमारी एनर्जी हो जाती है। ठीक है, इट इज टोटली रिक्वायर्ड टू डू एनी वर्क, इट इज टोटली रिक्वायर्ड टू डू एनी वर्क। ठीक है, देखो अब कंडीशन कैसी बन रही है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो हमने पढ़ा सबसे आखिरी में। ठीक है, फिर हमको क्या चाहिए, एनर्जी होगी तो ही हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, एनर्जी होगी तो ही वर्क करेंगे, और वर्क करेंगे तो वर्क से हमको हमारी पावर पता चलेगी कि कितनी पावर है किसी चीज में भी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे से सीधे सीधे रिलेटेड होती है, इसलिए इन सब्जेक्ट को, इन टॉपिक्स को हम क्या कहलाते हैं, एक ही साथ में लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन उनको आप एकदम समझ के रखिए, दिमाग में भी इन सब चीजों को एकदम सटासट चलाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये सब चीजें आपका खराब कर देगी, है ना। तो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पर बेस्ड होना है ना, एग्जाम्पल पर बेस्ड रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, मैं बार बार एग्जाम्पल पर इसलिए जोर देता रहता हूं क्योंकि एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो जाता है कि एनर्जी। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी क्या है, एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मेरे पास एक मस्कुलर एनर्जी है, तो अब बताओ किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में मस्कुलर एनर्जी है, क्या मेरे पीछे कोई एनर्जी है, पीठ में कोई एनर्जी है, क्या हाथ में कोई एनर्जी है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। जब मैं इससे फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी का एक एप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि हमने एनर्जी का यूज करा और हमने क्या करा, कोई सा फोर्स अप्लाई करा। जैसे हम किसी गाड़ी को धक्का लगाते हैं, उसको डिस्प्लेस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उठाना, बाल्टी को खींचना, यहाँ से वहां रखना, लकड़ी काटना, मम्मी का बोलना कि जाओ गेहूं पिसा के लाओ, ये भी एक काम है ना। और जितना भी आप घर में पोछा झाड़ू कुछ भी करते हैं, वो सब एक काम। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे सामने आ जाती है। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, अब एनर्जी का जो यूनिट होती है ना, यूनिट सीजीएस में ही पूछी जाती है ना, अर्ग। ठीक है, सॉरी, अर्ग। ये कौन सी एनर्जी क्या होती है, अर्ग होती है। क्या किस में, सीजीएस में। सीजीएस में एनर्जी की क्या यूनिट होती है, हमारी अर्ग होती है। लेकिन यदि हम इसको एमकेएस या फिर एसआई में देखें, एमकेएस बोल दो या फिर एसआई में बोल दो, तो ये क्या हो जाती है, जूल हो जाती है ना, क्योंकि वर्क ही तो हो रहा है, एनर्जी के साथ में क्या हो रहा है, वर्क ही तो हो रहा है। तो उसी को हम किस में ले लेते हैं, जूल में ले लेते हैं। ठीक है, अर्ग याद रखे। ठीक है, अर्ग किस में है, सीजीएस में है, देन एमकेएस में और एसआई में हम क्या ले लेते हैं, इसको जूल में कंसीडर करते हैं, है ना। उसके अलावा, है ना, इसको हम किसमें ही बताते हैं, वॉट पर आवर। ठीक है, हम इसको बताते हैं वॉट पर आवर। ठीक है, वॉट में भी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वॉट हमने अभी इसके देखा पावर, तो पावर के आधार पर भी हम बता सकते हैं कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है ना, कितनी पावर या फिर कितनी एनर्जी के हिसाब से भी हम इसको बता सकते हैं। तो हम इसको बता सकते हैं कि हमारा जो हॉर्स पावर है, जैसे हम एचपी में बताते है ना, किसी भी चीज को हम बताते हैं कि हमारी जो मोटर है, पानी चढ़ाने की मोटर है, 3 मंजिल तक पानी पहुंचाना है, 4 तक पहुंचाना है, 10 मंजिल ऊपर तक पानी पहुंचाना है। ठीक है, आपको वाटर टैंक फिल करना है, तो उसके लिए आपको एनर्जी लगेगी। तो 746 वॉट क्या होता है, 1 हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर 746 क्या होता है,
वॉट होता है। ठीक है, ये यूनिट एकदम दिमाग में जमा के रखे, ये यूनिट्स पूछी जाती है। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमारा क्या हो जाता है, वर्क, एनर्जी एंड पावर हो जाता है। अब हम क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ एनर्जी में। देखिए टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है, इतना सारी एनर्जी है देखो। ठीक है, सबको थोड़ा 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 हम कुछ कुछ अमाउंट में समझते हैं, है ना, जिनको हमारे पास समझ सकते हैं हम उनको। सबसे पहले आ जाती है उनको कौन सी, मास एनर्जी। ठीक है, मास एनर्जी की जो बात करी हुई है। ठीक है, तो मास एनर्जी किस टाइप का एनर्जी होता है। ठीक है, जैसे आपने बोला है कि E इज इक्वल टू mc², है ना, ये आपने आइंस्टीन का फॉर्मूला देखा हुआ। ठीक है, तो E इज इक्वल टू mc²। E बताता ही किसको, चीज किस चीज को है, एनर्जी को बताता है। M बताता है क्या, मास को, और C बताता है लाइट एनर्जी को। ठीक है, लाइट के बारे में बताता है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हमको बताता है। ठीक है, अब इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन से हम इसको समझ सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन से इसको समझ सकते हैं, जो हम थोड़ा सा आगे की तरफ देख लेंगे, जब हमको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे। ठीक है, या फिर एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ चलेंगे, तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सन से जो एनर्जी हमको रिसीव होती है, वो किस टाइप की एनर्जी हो जाती है, सोलर एनर्जी होती है। जो सोलर एनर्जी होती है वो शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में रिसीव होती है अर्थ पर, है ना, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में अर्थ पर रिसीव होती है। देन प्लांट्स इसका यूज करते हैं, प्लांट इसको किस में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं बायोटिक एनर्जी में। बायोटिक एनर्जी से ह्यूमन के पास आती है। ठीक है, ह्यूमन उसको मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, मस्कुलर से फिर वो वापस जिस भी टाइप की एनर्जी, यदि हम किसी चीज के मोशन कर रहे हैं तो वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देन आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने भी होते हैं, उन सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हम न्यूक्लियर एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ठीक है, स्ट्रॉन्सियम, है ना, और भी बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो इन सभी एलिमेंट से क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है, और इनसे हम ब्रेक करके इनको क्या करते थे, रेडिएशन एनर्जी को गेन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, नाइट्रोजन बॉम्ब, ऐसे बहुत सारे कंडीशन हम लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है साउंड एनर्जी। साउंड एक टाइप की मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एक टाइप की क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से ही और मैकेनिकल कंडीशन से ही ये जनरेट होती है। तो साउंड को हम क्या बोल देते हैं, एक टाइप की मैकेनिकल एनर्जी है, जो वेव, जो किस फॉर्म में चलती है, हमारी वेव्स के फॉर्म में जनरेट होती है और वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करती है, वेव्स के फॉर्म में चलती है और वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करती है, और वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मीडियम की रिक्वायरमेंट के साथ में चलती है। ठीक है, ठीक है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तो ही ये ट्रांसमिट हो पाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास केमिकल एनर्जी पर। ठीक है, केमिकल एनर्जी इट मींस केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से यदि हम करवाएंगे तो देन केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी, जैसे इंडोजेनिक, है ना, एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, सॉरी इंडोजेनिक एक्सोजेनिक नहीं। ठीक है, ऐसी प्रोसेसेस जो क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है, और कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जो क्या एनर्जी को रिसीव कर लेती है, और कुछ प्रोसेस एनर्जी को क्या कर देती है, रिलीज करती है। जैसे हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने पानी भरा, पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, है ना, हमने कैल्शियम डाल दिया। ठीक है, एक्टिव कैल्शियम डाल दिया। तो जैसे ही कैल्शियम डालेंगे तो पानी बुड़बुड़ाने लगेगा और तेजी से उसमें बुलबुले छूटेंगे, और ये पानी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इट मींस केमिकल रिएक्शन होगी और एनर्जी बनेगी। एसिड्स को मिलाने पर ऐसी सब एनर्जी जनरेट होती है। देन आ जाती है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी भी वेव्स के फॉर्म में होती है। लाइट एनर्जी भी किस फॉर्म में होती है, वेव्स के फॉर्म में होती है। तो लाइट एनर्जी, हम कहीं से भी जो लाइट रिसीव होती है वो हम बोल सकते हैं माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव। ठीक है, माइक्रोवेव के फॉर्म में, शॉर्ट वेव के फॉर्म में। इट मींस जो लाइट एनर्जी हमारे पास विजिबल लाइट के फॉर्म में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चार्ज बेस्ड होती है, चार्ज बेस्ड होती है। चार्ज बेस्ड मतलब या तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा, या तो नेगेटिव चार्ज का इसके अंदर मोशन होगा। उसी से हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। देन क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हम सीधी सीधी बात क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है।
ठीक है, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी क्या हो जाती है, ये क्या हो जाता है कि हमको एक सेंसेशन फील होती है, हमको एक सेंस फील होता है हमारी सेंसेस से। जैसे आंख के सामने खड़े तो हमको सेंस से फील हो रहा है कि हाँ हमारी हाथों पर कुछ गरम गरम लग रहा है, या फिर आपके हाथ में यदि चाय का कप दे दे गरम, तो आपको पता चलेगा कि वो चाय का कप क्या है, गरम है। तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, हमारी हीट एनर्जी हो जाएगी। हीट एनर्जी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल से ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसलिए इसको मीडियम की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसको भी किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। बिना मीडियम के हमारी हीट एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ वेव के फॉर्म में हो सकती है, वेव एनर्जी अलग और हम हीट की अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिव, हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी जो है, जो हमने वेव वाली देखी लाइट एनर्जी, देखो लाइट एनर्जी और हमारी सोलर एनर्जी, ठीक है, ये दो है हीट प्रोड्यूस करती है, ये दोनों हीट प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये वेव के फॉर्म में चल रही है। लेकिन जो हीट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टिव मटेरियल जैसे कॉपर है, तो कॉपर के लिए हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमको डायरेक्ट हम स्पेस में कहीं पर भी आग नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके लिए हमको अलग चीजों की रिक्वायरमेंट है। देन आ जाते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब जैसे हमारी मस्कुलर एनर्जी होती है, तो हम मस्कुलर एनर्जी से क्या चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे। ठीक है, जैसे ही साइकिल चलाएंगे तो हमारी मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, एक टायर को रोटेट करने में हो गई। जैसे ही टायर को रोटेट करने में हो गई तो कंडीशन क्या बन गई, वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, दो टाइप में हो जाएगी। मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप हो जाता है। पहला हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से जो एनर्जी जनरेट होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी कंडीशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे रिवर वाटर, ठीक है, या फिर हम बात कर लें किसकी, हमारे वाटरफॉल्स होते हैं, उसमें से जो एनर्जी जनरेट होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे रिवर वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर जो हमारा है, ठीक है, या फिर हम कैनाल्स बनाते हैं, डैम्स में से जो एनर्जी निकल रही है। ठीक है, डैम का पानी जो फ्लो होता है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी बात हो गई, हमारी रिवर हो गया, ठीक है, हमारे वाटरफॉल्स हो गए, उसके अलावा विंड हो गई। इनसे जो एनर्जी जनरेट होती है, विंड एनर्जी जनरेट करते हैं, ये सब किस में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। देन आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी एनर्जी को हम क्या करें, स्टोर कर ले, है ना, किसी भी एनर्जी को स्टोर कर ले, किसके फॉर्म में, एक स्टेशनरी कंडीशन के फॉर्म में। जैसे रिवर फ्लो रही है तो रिवर के फ्लो को हम डैम बनाकर क्या कर देते, स्टोर कर देते। एक डैम बना लिया तो रिवर का वाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्योंकि ये फ्लो होती हुई आ रही थी स्लोप पर और यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो गया, तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पर स्टॉक बना लिया। जैसे ये स्टॉक बना, अब इस स्टॉक को हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जैसे रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे पोटेंशियल को हमने काइनेटिक में कन्वर्ट करा तो हमको यहाँ से एनर्जी का फॉर्म चेंज होता हुआ दिखेगा, पोटेंशियल से फिर काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मैंने सरफेस से उठाया और कहां रख दिया, एक टेबल पर रख दिया। किसी सरफेस से उठाया और टेबल पर रख दिया, इट मींस वो जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल पर नहीं है, वो कहां आ चुका है, एक अप लेवल पर आ चुका है। इट मींस उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट टेबल पर से नीचे गिरेगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगा और ये नीचे आकर स्ट्राइक करेगा। इट मींस उठाने में हमको एनर्जी लगी, देन हमने यहाँ प्लेस करा और ये यहाँ से नीचे गिरा, तो ये क्या हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी को रिजर्व करके रखेगा यहाँ पर। देन आ जाती कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो चार्ज के बीच में होती है, दो चार्ज के बीच में। ठीक है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या नेगेटिव हो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो। ठीक है, इनके बीच में जो एनर्जी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जो चार्ज के बीच में अप्लाई होती है। देन क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। देन हो गई मैग्नेटिक एनर्जी, दो मैग्नेट्स के बीच में, है ना, दो मैग्नेट के बीच में एस और एन पोल है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे जितने भी फोर्सेस इसके अंदर अप्लाई हो जाएंगे वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे एनर्जी के फॉर्म में आ जाएंगे। इन बहुत सारे पार्ट्स को हमको क्या करना है, देखो मैकेनिक्स तो हमने पूरा ही कंप्लीट करा, मैकेनिक्स वाला तो हमने पूरा ही कंप्लीट करा। हीट हमको अगला चैप्टर पढ़ना है।
ठीक है, हीट में ही हमारे अगले चैप्टर में बहुत सारी चीजें कंप्लीट होगी। तो हीट एनर्जी हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल हमको पढ़ना ही है, लाइट हमको पढ़ना ही है, केमिकल हम केमिस्ट्री में देखेंगे, साउंड भी हमको देखना है, ये हम मॉडर्न में देखेंगे, फिर हमारी टेक्नोलॉजी और एनर्जी में भी देखेंगे। सोलर एनर्जी के बारे में आप बहुत सारा जानते हैं, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा देखेंगे भी एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में, ठीक है। मास एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, जो एटॉमिक एनर्जी के फॉर्म में हम आएंगे। तो हर एनर्जी के बारे में हमारे इन आगे वाले आने वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो देखिए आज का चैप्टर हमारा यहीं तक रहता है और ये हमारा मैकेनिक्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वर्क एनर्जी एंड पावर। देन हमारा ये पूरा मैकेनिक्स यहाँ पर खत्म हो गया। देन अब हम चलने वाले किसकी तरफ, टेम्परेचर की तरफ। अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा टेम्परेचर। मैकेनिक्स का चैप्टर बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बनते हैं तो हमको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हम आगे जो लेकर आएंगे तो हमारे कितने 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, एक मेजरमेंट एंड देन मैकेनिक्स। तो हम यहाँ पर 3 मार्कर 5 मार्कर की बात करना शुरू कर देंगे अब यहाँ से, कि 3 मार्कर एंड 5 मार्कर बीच बीच में लेक्चर आते रहेंगे जिन पर हम 3 और 5 मार्कर पर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस लिखे होंगे और देन आपके सामने वो आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आएगा हमारा टेम्परेचर। नमस्कार, धन्यवाद।